चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि अपने देश में कानून कैसे बनता है। कानून जितना भी बनता है संसद भवन में, वह किस प्रकार से बनता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक का नाम है विधेयक। विधेयक, ठीक है। अब विधेयक का परिभाषा एक बार आप लोग देख लीजिए। आप कानून का नाम तो सुने ही होंगे, सुने हैं ना। विधेयक का परिभाषा सुनिए। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मसौदा लिख करके और संसद के पटल पे रखा जाता है। संसद के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो मेन होते हैं उनका नाम है अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में जो होते हैं उनका नाम सभापति। तो जब कोई मसौदा संसद के पटल पे रखा जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और यही विधेयक या बिल, इसको क्या कहते हैं? बिल। जब दोनों सदनों से पास हो जाए और पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, साइन हो जाए, तो वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे पास विधेयक होते हैं और कौन कौन सा कानून बनता है। ठीक है। कानून, जो विधेयक हमारे पास जो होंगे वह 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर। ठीक है। इसमें यहां नोट करवा देते हैं कितने अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं। तो कितना अनुच्छेद? 107, 108, 109, 110, 117। इतने आर्टिकल आपको आज क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। और इन सब का हम क्या करेंगे? एक एक करके वर्णन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, विधेयक मतलब ये जो मसौदा बन के तैयार होगा वह कितने प्रकार का होगा? तो ये 3 प्रकार का होगा। पहले वाले को कहेंगे साधारण विधेयक। क्या कहेंगे बाबू? साधारण विधेयक। दूसरे वाले को कहेंगे वित्त विधेयक। क्या कहेंगे? वित्त विधेयक। और तीसरे वाले को कहेंगे धन विधेयक। क्या कहेंगे? धन विधेयक। इसको कहेंगे साधारण विधेयक, इसको कहेंगे वित्त विधेयक, इसको कहेंगे धन विधेयक। अब तीनों में अंतर क्या होता है सर? नाम अलग अलग दिया गया, तो परिभाषा लिखिए, आप लोग साथ में लिखते रहिए। साधारण विधेयक का, अगर कोई मसौदा या विधेयक पेज के दोनों तरफ, इधर 1 नंबर है और उसके अपोजिट क्या लिखा है? 2 पेज, 2 होता है ना, एक मतलब एक पन्ने में 2 पेज, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज। तो अगर किसी पेज के दोनों तरफ जो बात लिखा गया हो उसमें कहीं भी पैसे का उल्लेख न किया गया हो, मतलब पैसे का मतलब क्या हो गया? टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित। अच्छा, टैक्स और कर दोनों एक ही हैं। ठीक है। टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित। ठीक है। उसके बाद से किसी राज्य को पैसा अनुदान देना, कहीं पे पैसा देना और लेना, कहीं कर्ज देना लेना, इन सब बात को नहीं लिखा गया हो तो उस विधेयक का कहेंगे साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 107 में इसका वर्णन है साधारण विधेयक का। किसका? साधारण विधेयक का। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। परिभाषा आप समझ गए। जब किसी मसौदे के दोनों तरफ पैसे से संबंधित कोई भी बात उल्लेखित ना हो, वह क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक कहलाएगा। अच्छा, वित्त विधेयक क्या कहलाएगा? अगर किसी मसौदे पे, पेज पे एक तरफ धन से संबंधित बात लिखा हो और दूसरे तरफ साधारण विधेयक वाला बात लिखा हो, मतलब धन से संबंधित बात नहीं लिखा हो, तो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। एक तरफ धन से संबंधित बात लिखा हो और दूसरी तरफ साधारण वाला लिखा हो तो वित्त विधेयक कहलाएगा। इसका उल्लेख किसमें है सर? तो इसका उल्लेख 117 में है। मतलब 117 में किसका उल्लेख है? वित्त विधेयक का। अब धन विधेयक की बात कर लेते हैं। तो जब किसी मसौदे में दोनों तरफ किसका उल्लेख हो? धन का उल्लेख हो, दोनों तरफ पैसे का उल्लेख हो, तो कौन सा विधेयक कहलाएगा बाबू? धन विधेयक कहलाएगा। तीनों विधेयक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साधारण विधेयक मतलब जब दोनों तरफ पेज के कोई भी धन या पैसे से संबंधित बात उल्लिखित न हो, क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक। जब एक तरफ धन से संबंधित बात लिखा हो तब वित्त विधेयक, और जब दोनों तरफ लिखा हो तो धन विधेयक। उल्लेख किसमें है? धन विधेयक का उल्लेख किसमें है? 107 में। सॉरी, किसमें है? देखिए, धन विधेयक जो है उसको 2 बार उल्लेखित किया गया है। 109 में प्रक्रिया दिया हुआ है और 110 में परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है ना। 109 में क्या दिया है? प्रक्रिया।
और 110 में क्या दिया है? परिभाषा। परिभाषा 117 में वित्त विधेयक, 107 में साधारण विधेयक। सर 108 क्या है? आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आगे बताएंगे एक एक करके, नहीं तो 4 आर्टिकल नोट करके भाग जाओगे वीडियो छोड़ करके। हमको भी तो उम्मीद है ना कि तुम देखोगे पूरा, ठीक है। अब ये हमारे पास विधेयक होगा। अब एक एक को किस प्रकार से पास होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए साधारण विधेयक। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, साधारण विधेयक। क्लियर है? अब साधारण विधेयक अर्थात दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ पैसे की बात नहीं की गई है। हमारे पास यहां पे होते हैं प्रेसिडेंट। संसद के कितने अंग? 3। कौन कौन? प्रेसिडेंट, उसके बाद से लोकसभा, उसके बाद से राज्यसभा। ये 3 क्या हो गए? संसद के अंग हो गए। और संसद को ही क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका मतलब जो विधेयक को लाए और कानून बनाए वो क्या है? विधायिका है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? यहां पे बैठे हैं स्पीकर और इस साइड, दोनों साइड कौन लोग बैठे हैं? संसद के जितने सदस्य हैं वो बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष वाले। सर यहां पे, तो यहां पे बैठे हैं कौन? सभापति, और इधर दोनों तरफ क्या बैठे हैं? सदस्य बैठे हुए हैं राज्यसभा के। क्लियर हो गया? अब साधारण विधेयक इन दोनों सदनों में से किसी में भी चला जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। साधारण विधेयक सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के पास भी चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास पहले नहीं जाएगा, ठीक है। अब लोकसभा में मान लीजिए कि पहुंच गया यहां पे, और जाकर के पहुंच गया और बोला कि अब क्या कर दो, हमको पास कर दो, कानून बना दो। ऐसा नहीं होता है। सुनिए, मान लीजिए कि कानून बनाना है, कोई पुलिस एक्ट है, ठीक है ना, या आर्मी एक्ट है, या बीएसएफ एक्ट है, तो जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के मंत्री उस मसौदे को अर्थात उस विधेयक को लेके जाएंगे और इस अध्यक्ष के पास रखेंगे कि भाई साहब एक विधेयक है, कानून बनाना इस पे। अध्यक्ष कहेंगे ठीक है, इसको डेट देंगे एक कि आप उस डेट को लाइएगा, विधेयक हम क्या करेंगे? बहस करवाएंगे। अब यहां पे लाकर रख दिया जाएगा। उसके बाद संसद जो अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे? इस विधेयक को पढ़ के कहेंगे कि पढ़ के सुनाओ सबको। अब वो मंत्री होंगे वो क्या करेंगे? पढ़ के सुनाएंगे कि ये कानून बनाना हम चाहते हैं, ठीक है। अब जो सदन है, जो बैठे हुए लोग हैं, वो उस पर क्या करेंगे? बहस करेंगे। ये प्रक्रिया यहां चलेगी और इस प्रक्रिया के दौरान 5 चरणों से होकर गुजरेगा ये विधेयक। कितने चरणों से? 5 चरणों से। इसको कहते हैं प्रथम वाचन। क्या कहते हैं? प्रथम वाचन। इसको कहते हैं द्वितीय वाचन। अब तृतीय वाचन जो होता है उसके पहले एक शब्द आ जाएगा प्रवर समिति अवस्था। क्या हो जाएगी? प्रवर समिति अवस्था, ठीक है। उसके बाद आएगा वो होगा प्रतिवेदन अवस्था। क्या होगा? प्रतिवेदन अवस्था। और उसके बाद आएगा तृतीय चरण, तृतीय वाचन। वही हुआ तृतीय चरण या तृतीय वाचन। अब देखिए, इसको अगर समझ गए तो आप अब कानून समझ जाएंगे किस तरीके से बनता है अपने देश में, और अपने घर में भी क्या करेंगे? कानून बनाएंगे और लागू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात किसी कर रहे हैं? साधारण विधेयक की। अगर विधेयक हमारा साधारण विधेयक है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जाएगा। मान लेते हैं कि हम कहां लेके गए? लोकसभा में। तो लोकसभा में जब लेके जाएंगे तो वह 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण को कहते हैं प्रथम वाचन, दूसरे को कहते हैं द्वितीय वाचन, तीसरे को कहते हैं प्रवर समिति अवस्था, चौथे को कहते हैं प्रतिवेदन अवस्था, और 5वें कहते हैं तृतीय वाचन। क्लियर हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सर प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम वाचन में क्या होता है समझते हैं। प्रथम वाचन में जिस मंत्रालय से संबंधित वो विधेयक होगा, वह मंत्री उसको लेकर जाएंगे और अध्यक्ष के दिए हुए डेट के अनुसार, अभी बताया ना कि डेट देंगे कि इस दिन को आपका बहस होगा, उस डेट के अनुसार लेकर जाएंगे और अध्यक्ष को सौंप देंगे। अध्यक्ष बोलेंगे ठीक है, इसको पढ़िए। क्लियर हो गया? तो जब वो पढ़ देंगे तो प्रथम वाचन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट माना जाएगा। अब स्टार्ट होगी सर द्वितीय वाचन में क्या होता है। तो द्वितीय वाचन में संसद में बहस होगा। बहस मतलब सही है, गलत है, कोई कहेगा सही है। देखिए हम लोग यहाँ क्या होता है, पक्ष अगर कह देगा सही है तो विपक्ष कहेगा कि गलत है, पक्ष कहेगा गलत है तो विपक्ष कहेगा कि सही है, यही होता है। तो वो बहस होगा और उसके दौरान द्वितीय वाचन भी हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
अब जब बहस होगी तो डायरेक्ट पास तो किया नहीं जाएगा, कहा जाए कि एक काम करो। अब यहां पे तीसरे जो चरण होगा उसमें क्या क्या खुलता है ध्यान समझिए। या तो उसको बिना बहस के पास कर देंगे लोग, तो पास कर देंगे तो तृतीय चरण वाचन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर पास नहीं किए, डिबेट ज्यादा हो गया कि विधेयक पास करने लायक नहीं है, पक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष अड़ा हुआ है, तब उस कंडीशन में कहा जाता है ठीक है इस विधेयक को पूरे भारत के लोगों के लिए ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, और लोग अपना मत देंगे कि सही है कि गलत है। या एक समिति होती है जिसका नाम होता है प्रवर समिति, उसको दे दिया जाए, उसमें दोनों पक्षों के लोग होते हैं, उसको दे दिया जाए, वह जांच करे कि सही है कि गलत है। अधिकतर क्या होगा आप बताओ, प्रवर समिति के पास जाएगा। क्यों? इसलिए कि भाई पब्लिक के लिए ओपन जल्दी नहीं होगा, पब्लिक जिस तरीके मन करेगी ओपिनियन देगी तो प्रवर समिति के पास चला जाएगा। अगर वो विधेयक चला गया प्रवर समिति के तो तीसरा वाचन कंप्लीट हो गया, प्रवर समिति के पास चला गया। अब प्रवर समिति क्या करेगी, टाइम लेगी 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना टाइम ले ले, और उसके लोग उस विधेयक को पूरे तरीके से पढ़ेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अब इनके पास 3 ऑप्शन, क्या? जिस बात को लेकर उस विधेयक के विपक्ष कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ संशोधन कर दें, कुछ निकाल दे उसमें से और कुछ जोड़ दे उसमें, या बिना संशोधन किए कहें कि ये कानून सही है और लौटा दें, या कहें कि पूरी तरह कानून गलत है। क्लियर हो गया? तो हम लोग मान के चलते हैं कि इन तीनों कंडीशन में जब प्रवर समिति अपना डिसीजन लेती है तो अब क्या करेगी, अध्यक्ष के पास लेके जाएगी और अपना प्रतिवेदन सौंपती है। प्रतिवेदन सौंपने का मतलब क्या हुआ, आवेदन मतलब आप पहली बार देते हैं, जब हम आवेदन का जवाब देते हैं तो प्रतिवेदन कहलाता है। तो ये प्रतिवेदन सौंप दिया गया, मतलब जो दिया गया था मसौदा उस पर अपना मत देकर के रिटर्न कर दिया गया। अब अध्यक्ष, अब ये चौथा चरण भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रतिवेदन अवस्था। अब अध्यक्ष कहेंगे भाई अब ये बात हो गई, प्रवर समिति बता दी, अब आप लोग क्या कीजिए, इस पे बहस कीजिए, वोटिंग होगा अब, और वोटिंग होता है और लोकसभा में क्या होता है, पास हो जाता है। जैसे ही पास हुआ तृतीय वाचन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। इतनी अवस्थाओं से एक विधेयक एक सदन में गुजरता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर ये साधारण विधेयक अगर डायरेक्ट चला गया होता राज्यसभा में तो राज्यसभा में भी उसको इतने आवेदनों से वाचनों से गुजरना पड़ता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल ये किसकी बात हो रही है, लोकसभा की। तो ये कंप्लीट हुआ। अब जब यहां से कंप्लीट हो जाएगा तब जाएगा कहां, दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन में भी फिर से 5 प्रक्रिया से गुजरना होगा इसको। प्रथम वाचन मतलब जो मंत्री होंगे ले जाकर रखेंगे कि भाई ये विधेयक है तो पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दिया गया। द्वितीय वाचन उस पर बहस होना लगेगा। तृतीय वाचन प्रवर समिति के पास चला जाएगा। चतुर्थ में प्रतिवेदन सौंपा जाएगा और 5वें में फिर से यहां पे ही पास हो जाएगा। 6 महीने के भीतर एक सदन से जब पास होकर चला जाएगा तो दूसरे सदन से पास होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं पास हुआ तो इसको रद्द मान लिया जाता है। क्लियर है? अब जब यहां से भी 5 प्रक्रिया से गुजर के पास हो गया तब ये कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट का जैसे ही साइन हो जाएगा ये जो विधेयक होगा वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अच्छा कुनान लिख रहे हैं, कानून बन जाएगा, मतलब जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। आप लोग पढ़ते हो ना, CAB हम लोग पढ़े थे, CAB, और क्या पढ़े थे, CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो जब पास हो गया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। क्लियर है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो पास हो गया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हमको कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह पावर होता है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम ला सकती है। बताया कोई? चलो बताओ, देख लेते हैं एक बार। अभी जवाब नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस आर्टिकल के तहत, इसलिए कि नागरिकता हम पूरा पढ़ा चुके हैं 5 से लेकर 11 तक, आपको बताना होगा। क्लियर हो गया? तो बिल जो है जब इन चरणों से गुजर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सर अगर पहले हम इस साधारण विधेयक को राज्यसभा में लेके जाएं तो 5 से गुजरेगा, फिर राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, यहां भी 5 से गुजरेगा, तब जाएगा राष्ट्रपति साइन करेंगे और क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और कानून बन के तैयार हो गया हमारा।
लेकिन सर अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चला जाए और राज्यसभा उसको 6 महीने के अंदर पास ना करे, तो राज्यसभा कहे कि हम ये कानून नहीं मानते हैं, संशोधन करके वापस कर दे, तो और संशोधन करके वापस करे और लोकसभा कहे कि हम संशोधन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसको कहते हैं कि जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह अनुच्छेद 108 आ गया, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ अब चर्चा करो, अब वोटिंग हो जाए। और जब वोटिंग होती है तो पलड़ा भारी होता है किसका? जिसका सरकार होता है। और संयुक्त अधिवेशन में क्या कर लिया जाता है? बिल को पास करा लिया जाता है। ये बनाना क्यों संविधान में जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि मान लो कोई बढ़िया कानून है और उसको विपक्ष गिरा दे, बनने ही ना दे, कि हमारी सरकार बनेगी तब बनाएंगे, तो ऐसा ना हो, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। तो 108 क्या लेकर आया? संयुक्त अधिवेशन। इतना आर्टिकल तो आपको रट लेना है भाई, इतना आर्टिकल क्या करना है? रट लेना है। 107 में साधारण विधेयक का उल्लेख, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 109 में प्रक्रिया किसकी? धन विधेयक की, 110 में परिभाषा किसकी? धन विधेयक की, 117 में किसका उल्लेख? वित्त विधेयक का। साधारण विधेयक का पूरा प्रक्रिया हम लोग समझ लिए। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कब? जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, किसको लेकर के? साधारण विधेयक को लेकर के। तब अब आएंगे, समझेंगे हम लोग कि सर वित्त विधेयक वाले में कैसे प्रोसीजर होता है। चलिए वित्त विधेयक वाले को समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको मिटा ही देते हैं। वित्त विधेयक वह विधेयक कहलाता है जिसमें एक तरफ धन का उल्लेख हो तथा दूसरे तरफ साधारण विधेयक हो, उसे क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। चलिए ये हो गया हमारा लोकसभा, यहां बैठ गए स्पीकर, ये हो गया संसद के सभी सदस्य, ये हो गया हमारा राज्यसभा, ये हो गया हमारे स्पीकर मतलब सभापति, और ये सब लोग क्या हो गए? सदस्य। ठीक है। अब यहां पे बात आएगी कि सर जब हम किसी वित्त विधेयक को लेकर आएंगे, फाइनेंस बिल को, क्या कहते हैं इसको? फाइनेंस बिल को, तो फाइनेंस बिल सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। ध्यान दीजिएगा, साधारण विधेयक कहां गया था? सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन वित्त विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में आएगा। बात समझ में आ गया? वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कहां आएगा? लोकसभा में। सर राज्यसभा में ना, लोकसभा में आएगा। पहले राष्ट्रपति की अनुमति तब लोकसभा में। उसमें क्या था? राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी है, तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति आ रहे थे साइन करने के लिए, और साधारण विधेयक किसी भी सदन में जाता था, लेकिन वित्त विधेयक प्रेसिडेंट का पहले क्या होगा? अनुमति, उसके बाद से लोकसभा। अब लोकसभा में आ गया तो क्या किया जाएगा? इसको 5 चरणों से गुजरना होगा, 1 2 3 4 5। अब 5 चरण समझाएगा नहीं, प्रथम वाचन द्वितीय तृतीय जितना है इससे गुजरेगा। वो गुजरने के बाद जब पास हो जाएगा तो कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास फिर से पावर है कि वह क्या करे? इसको रोक ले 6 महीना, या संशोधन करके वापस करे कि संशोधन कीजिए। मतलब राज्यसभा फिर से इसमें मतभेद उत्पन्न कर सकता है, और राज्यसभा वित्त विधेयक में भी अगर मतभेद उत्पन्न कर दे तो उस मतभेद को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। फिर से संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। ठीक है, अधिवेशन बुलाएंगे 108 के तहत। अब यहां पे एक प्रश्न और उठता है कि सर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, सभापति कभी नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करते हैं राज्यसभा के, और अगर उपसभापति भी नहीं है तो दोनों सदनों में से जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वो करेगा। ध्यान समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब भी किसी विधेयक पे मतभेद उत्पन्न होता है तो बुलाया जाता है। सर किस किस विधेयक पे मतभेद उत्पन्न होगा? तो हम अभी तक पढ़ लिए हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पे मतभेद उत्पन्न होगा। धन विधेयक में होगा कि नहीं, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे ही होगा 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नहीं रहने पे लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के नहीं रहने पे सभापति नहीं, उपसभापति करते हैं। और उपसभापति के भी नहीं रहने पे जो दोनों सदनों में सबसे वरिष्ठ होंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति बुला दे संयुक्त अधिवेशन और ये लोग क्या हो जाएं, गायब हो जाए। तो यहां सीधा पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर नहीं मतभेद हुआ तो 5 चरणों से यहां से भी क्या होगा, गुजरेगा। उसके बाद से राष्ट्रपति के साइन के लिए जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? स्टार्टिंग में ही अनुमति मिला है, सबसे पहले अनुमति मिला है। और वित्त विधेयक हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में है। किसमें है? 117 में है। वित्त विधेयक का उल्लेख 117, साधारण विधेयक 107, धन विधेयक की परिभाषा किसमें, 110, धन विधेयक की प्रक्रिया 109। क्लियर हो गया। और 108 में संयुक्त अधिवेशन, पांचों आर्टिकल 5 है ना, पांचों आर्टिकल एकदम मौजवानी याद होना चाहिए। मौजवानी समझते हो ना, मतलब जैसे सोए हो कोई जगा दे, उठ जाओ उठ जाओ बोल दो, तो उठते ही अनुच्छेद बोलना स्टार्ट कर दो। 107 साधारण बहुमत साधारण विधेयक, 108 संयुक्त अधिवेशन, 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, 110 धन विधेयक की परिभाषा, 117 वित्त विधेयक का उल्लेख। ठीक है, ये बोल देना है उठते ही। कल सुबह अपने घर में बोल देना कि हमको उठाना और उठाते ही बोलना का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद बोलना स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से संविधान क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो ये हो गया वित्त विधेयक को। चलते हैं अब हम लोग धन विधेयक के प्रक्रिया पे। इसका मतलब अगर ऑप्शन आपसे बीपीएससी पूछे कि निम्न में से किन किन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की प्रक्रिया है, तो सर 2 को तो हम लोग देख लिए, तीसरे को देखते हैं। कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक, इसमें क्या होता है सर? इसका उल्लेख जो है परिभाषा 110 और प्रक्रिया 109 में। अब यहां हो गए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यहां हो गए लोकसभा, यहां हो गए राज्यसभा। ये धन विधेयक भी सबसे पहले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के न तो धन विधेयक जाएगा न तो ये वित्त विधेयक जाएगा। और जाएगा कहां? उसके बाद लोकसभा में। लोकसभा में जब पटल पे जाकर रखा जाएगा यहां पे, तो इसको पास किया जाएगा पांचों प्रक्रिया के तहत। पास करने के बाद ये जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा की औकात इतनी ज्यादा है धन विधेयक के क्रम में कि यह 14 दिनों तक ही रोक के रख सकता है। कितने दिन? 14 दिन। अच्छा, उसमें कितना था? 6 महीना। इसमें कितना? 14 दिन। दोनों याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर 14 दिन से अधिक रोक ले तब तो मान लिया जाता है कि विधेयक पास हो गया। 14 दिन से अगर अधिक रख लिया तो क्या मान लिया जाएगा? विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। राष्ट्रपति का साइन हो ही गया है, लोकसभा से पास हो ही गया है। 14 दिन आप रख लीजिए, 15वें दिन विधेयक पास। सर ये तो बड़ा अन्याय है राज्यसभा के साथ। अभी हम लोग डिबेट करेंगे इस पर कितना अन्याय है। ठीक है, अब यहां पे सर इनके पास कोई भी औकात नहीं है कितना? जितना हमारे यहां राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, क्या कर सकता है? राज्यसभा लोकसभा से रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये वाला अनुच्छेद थोड़ा सा हटा दो और नहीं तो ये वाला प्रक्रिया जोड़ दो। तो सर लोकसभा मानेगा बात, उसकी मर्जी। मन करेगा तो मानेगा, मन करेगा नहीं मानेगा। बाध्य नहीं है मानने के लिए, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गुस्सा करके 14 दिन अगर चुप हुए, पास हो गया। रिक्वेस्ट किए, लोकसभा मन करेगा मान जाएगा, मन करेगा नहीं मानेगा और ये पास मान लिया जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जितने कानून बनते हैं देश में वो साधारण विधेयक के तहत बनते हैं। तो जरूरी है कि दोनों स्तंभ में एक तो जनता का प्रतिनिधि है, कौन है? जवाब दीजिए, लोकसभा, और एक है राज्यों का प्रतिनिधि। तो जनता का प्रतिनिधि अगर हमारे पूरे भारत के जितने राज्य हैं उसमें से अगर मान लो कि 60% राज्य एक तरफा वोटिंग कर दें और 40% राज्य वोट ना करें, तभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में हर राज्य का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, तो वह अपनी बात रखेगा, तो कानून हर राज्य पर लागू होगा। तो इसके लिए साधारण विधेयक में क्या प्रावधान है कि दोनों सदनों का पूरा वर्चस्व रहे। वित्त में, वित्त का मतलब यह हुआ कि कहीं पे वित्त का उल्लेख है एक तरफ साधारण का, उसमें भी पावर दिया गया है। लेकिन धन विधेयक का क्यों किया गया ऐसा? सर
मान लीजिए कि अभी रेल हादसा हुआ कहां पे, उड़ीसा के बालासोर में, ठीक है। अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वहां क्या करना है, देना है। 1 अरब डॉलर मान लो निकालना है या 100 अरब रुपया निकालना है, तो वो किसमें विधेयक को आएगा, किसमें आएगा, वह आएगा धन विधेयक के तहत। इसलिए दोनों तरफ पैसा निकालने की बात की जाएगी और पैसा निकाल करके क्या करना है, भेजना है वहां राहत शिविर में। प्रेसिडेंट तुरंत साइन करेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे तो हाँ साइन कर दी कि भाई पैसा जरूरी है, आया। लोकसभा में पास हो जाए, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसकी बहुमत होती है, लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं कि जिसकी सरकार है उसकी बहुमत है। इस समय तो भाजपा के पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर जगह उनका सरकार है। वो चाहे तो सर पे मारे, वो चाहे तो पीठ पे मारे, वो चाहे तो पेट पे मारे, उनका मर्जी इस समय। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, ये दूसरी बार हुआ। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में, चूंकि प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू थे तो पूरा बहुमत था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार में, उसके बाद से मोदी की सरकार में। तो अगर पार्टी बहुमत में नहीं है राज्यसभा में और वो धन विधेयक को गिरा दे तो पैसा निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जरूरी है कि नहीं है। अब डिबेट 6 महीना किया जाए कि आपदा आया है उससे लड़ने के लिए पैसा दें कि ना दे, तो ये गलत है। तो कहा गया कि मैक्सिमम 14 दिन, उसके बाद से पास मान लिया जाएगा, पैसा निकाल के दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर 14 दिन इंतजार क्यों करें, उसी दिन हमको पैसा देना होता है। कहीं बाढ़ आ गया असम वगैरह में, पैसा देना है उसी दिन, तब कैसे दिया जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री पीएमओ के पास एक आकस्मिक निधि होती है। क्या होती है, आकस्मिक निधि होती है। अब इसमें पैसा रखा जाता है और तुरंत आकस्मिक निधि से तुरंत पैसा निकलता है, मतलब विद इन सेकेंड पूरा पैसा चला जाएगा कहां पे, जहां काम है। और फिर से इस प्रोसेस के तहत 14 दिन में उतना पैसा निकाल कर आकस्मिक निधि में डाल दिया जाएगा। मतलब यह है, जैसे आप घर पे हो, आपको 1000 रुपये की जरूरत पड़ गई और आपके अकाउंट में है लेकिन जेब में नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो रहा है तब, नहीं तो कहोगे फोन पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, तुरंत कहोगे 1000 रुपया दो, हम क्या करते हैं तुमको ला करके कल बैंक से दे देंगे। तो वो 1000 रुपया आकस्मिक निधि से दे दिया। और आप देखोगे ना, तो पहले के पुराने जो मतलब लोग हैं, मतलब दादाजी दादी, वो लोग पैसा घर पे रखते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि घर पे चल दिए, मोबाइल छूट गया तो सारा पैसा, कागज, सब कुछ छूट गया, जेब में मतलब फुट्टी कौड़ी नहीं रह रही है आज के जमाने। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, घर में रखते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो वहीं आकस्मिक निधि है जहां से पैसा निकाल लिया जाएगा, फिर अकाउंट से उसमें डाल दिया जाएगा। तो अगर पैसा दिया तो आकस्मिक निधि से दिया जाता है और इस प्रोसेस के तहत पैसा उसमें डाला जाता है और उसका उल्लेख किसमें होता है, धन विधेयक में होता है। इसलिए धन विधेयक में राज्यसभा का पावर क्या कर दिया जाता है, नील कर दिया गया है। समझ में आ गया। तो ये पूरा था, संयुक्त अधिवेशन भी हमने समझा दिया, धन विधेयक, वित्त विधेयक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कानून हमारे देश में कैसे बनता है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से तो अब क्वेश्चन आपका नहीं फंसना चाहिए, अगर पढ़े हैं तब, और नहीं तो भगवान मालिक। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।